नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं अगले साल, लेकिन तैयारियों की गूंज अभी से स्वाभाविक है। सबसे बड़ी आबादी इस देश की जिस प्रदेश में है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर काल में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव यानी क्या ये इसे सेमीफाइनल कहा जाना चाहिए। प्रदेश में क्या कुछ जनता के जहन में, दिल में चल रहा है, इसकी तस्वीर क्या पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकती है। तैयारियों को लेकर ग्राउंड पर कितनी तैयारियां राजनीतिक दलों की है और कितनी राज्य निर्वाचन आयोग की, और इस वक्त की तस्वीर क्या कुछ बता रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ आमिर साबरी हैं, प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नावेश शिकोची वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर साबरी जी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, तो जरा आप बताइए पहले सरकार की तैयारियों को लेकर किस तरह से जो राज्य चुनाव आयोग है वो मुस्तैद है, कितना तैयार है, क्या प्लान है। उत्तर काल में हम इस पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो है उनकी तैयारी को लेकर और राजनीतिक दलों की इसको लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी, इसे समझने की कोशिश करेंगे। एनडीए की रणनीति का विपक्ष मुकाबला करने के लिए कौन कौन से हथियार इस बार मैदान में लेकर आएगा, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो दरअसल एक एक वोट का होगा, और यहाँ पर राजनीतिक दलों से भी ज्यादा ताकतवर जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। तो शुरुआत आमिर साबरी जी, किस तरह की तैयारियां हैं? अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। देखिए 2-3 चीजें आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं आपको। धन्यवाद डॉक्टर मीना जी। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि तैयारियां राज्य चुनाव आयोग की या राज्य सरकार की। देखिए हमारा स्टैंड राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर है कि हम समझौते में हैं। लोकसभा और विधानसभा के निचले स्तर पर भी कोई समझौते की कोई बात नहीं हुई, तो इसलिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम सारे जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत सारे चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सवाल है पार्टी लेवल का, तो आप मान के चलिए कि जो ये जिला पंचायत के चुनाव होते हैं कि ये बहुत स्थानीय जो प्रत्याशी होते हैं उनके स्तर पर, उन पर बहुत तक इनका डिपेंड होता है, ना कि पार्टी स्तर पर। और जहां तक पार्टी की बात है, जो तमाम पार्टियां अपने सिंबल नहीं देती हैं चुनाव में, सिर्फ इसलिए कि उनका अपना एक 10-10 8-8 लोग जुड़े होते हैं, 10-10 लोग लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी स्तर पर बहुत सारी पार्टियां, तमाम जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या प्रांतीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां जिनको हम कह सकते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियां तक अपने प्रत्याशियों को सिंबल नहीं देती, चुनाव चिन्ह नहीं देती। वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव बहुत सारे जीत करके आते हैं। बहुत सारे उसमें हार भी जाते हैं, लेकिन जो अपना जिनकी धमक होती है, जिनकी अपनी पहचान होती है, जिनका अपना वर्क होता है जमीनी सतह पर, वो लोग, बहुत सारे लोग जीत के भी आते हैं। इसलिए बहुत सारी पार्टियां इस सिंबल चुनाव चिन्ह नहीं दे करके यूं ही प्रत्याशी लाती हैं। लेकिन हमारी पार्टी का जहां तक स्टैंड है, तो अभी समर्थन में है, सत्ता के साथ है, एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है हम। लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। जी, तो एक तरफ सरकार की सत्तारूढ़ दल की तैयारियां होती हैं और दूसरी तरफ विपक्ष की। सत्तारूढ़ दल को हमेशा प्लस फायदा होता है सत्ता में होने का। ऐसे में विपक्ष की चिंता और विपक्ष की रणनीति और चुनौती दोनों ही बढ़ जाती है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। ये नमस्कार मीना जी, सभी पहले साथियों को और आपने न्यूज 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए 2000 मैं आऊंगा 2021 के जो पंचायत चुनाव हुए थे बीजेपी शासित राज्य में, उत्तर प्रदेश के, उसमें एक तो 2020 में प्रस्तावित थे, लेकिन किन किन कारणों से वो नहीं हो पाए, काफी लेट हुआ। और पंचायत जो की भावना है उसको, उसके विपरीत जा करके तमाम जो पंचायतें थी उस पर प्रशासक सरकार ने नियुक्त किया। करीब 6 महीने प्रशासक के रूप में उन्होंने उसका संचालन भी किया, लोगों के काम प्रभावित रहे। लेकिन अल्टीमेटली 2021 में हुआ, और 2021 में आपको याद होगा डॉक्टर मीना जी
कि भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी कार्यालय में वार रूम बनाया था। उसका प्रभारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव तरह ही पंचायत चुनाव में पूरी ताकत लगा करके लड़ी। लेकिन 2021 के पंचायत चुनाव में जो जनता द्वारा चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा एक तरह से साफ रहा, बहुत खराब स्थिति रही। ये अलग बात है, जिला पंचायत चुनाव में हार के बाद, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव में बड़ी संख्या में हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय चुनाव में अच्छा कर गई। अच्छा करने का सबको मालूम है कि किस तरह से जो गिने चुने वोट थे जिला पंचायत सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, उनको बाहुबल के आधार पर, धन बल के आधार पर, सत्ता बल के आधार पर अध्यक्षीय चुनाव में उन्होंने अपनी इज्जत बचाने का काम किया। कमोबेश हम लोग बिल्कुल पंचायत चुनाव में जहां आवश्यक होता है वहां समर्थन करते हैं, सिंबल नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी कभी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी है, समर्थन देती रही। हमारे लोग जीत के आते हैं, उसके बाद अध्यक्ष के चुनाव में हम लोग कैंडिडेट घोषित करके विशेष रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष में, ब्लॉक प्रमुखों में हमारे समर्थक प्रमुख और अध्यक्षों पर लड़ाते हैं। लेकिन जो 2021 का अनुभव रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अराजकता पंचायत चुनाव में की, इस तरह से एक महिला पर्चा भरने जा रही थी, उनका चीरहरण हुआ, तमाम जगहों पर पुलिस उठा ले गई, तमाम जगहों पर सदस्य गायब हो गए, पूरे प्रदेश को एक अराजकता में झोंकने का काम किया। अगर जनता के बीच में सरकार काम करे, लोकप्रिय रहे, तो ये स्थितियां नहीं होती। वैसे भी 2020 के बाद तो काफी पानी गंगा में बह चुका है। 21 के बाद 2024 में जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसमें जनता ने जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नौकरियां, अभी तो हाल फिलहाल में मीना जी आपने देखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा करीब 2 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं 2-3 चरण में। वो ट्वीट 1 घंटे भी नहीं स्पेंड किया, उसको डिलीट करना पड़ा। पता नहीं क्या खा करके ट्वीट करते हैं और क्या खा करके जनता को मैसेज देते हैं, फिर उसको वापस। वैसे भी पूरा प्रदेश का नौजवान इस बात में कोई दो राय नहीं रखता कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती नौजवानों को। ये सारे जो मुद्दे हैं, स्थानीय से लेकर के मुद्दे जो है वो पंचायत चुनाव में जनता जो है उनका कहीं ना कहीं असर रहेगा। नावेश शिको जी, मुद्दों का असर होगा या पूरी की पूरी तरह ये राजनीतिक समीकरणों पर, जातिगत समीकरणों पर और पूरी गणित के आधार पर चुनाव होना है, जो कि दरअसल हिंदुस्तान में और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावों का आधार हमेशा से रहा है। देखिए, इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसकी टेस्टिंग हो नहीं पाती है, उसके कई कारण है। एक तो उत्तर प्रदेश में ये बात तय हो गई है कि अभी लगभग जो माहौल है और जो चुनाव हो चुके हैं, कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा समाजवादी पार्टी का मुकाबला होता है। इस दौरान विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उनके कुछ बयान आ चुके हैं इससे पहले, खासतौर से उपचुनाव में। उन्होंने एक बात ये कह दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशासन और अपनी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है और बेईमानी कर देती है। इसके ऊपर एक और सवाल बनता है जो अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि भाई अगर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में कर देती है और वो जीत जाती है और आप हार जाते हो, तो आप चुनाव मत लड़ो। इस तरह का एक कंटेंट सामने आया, आप चुनाव मत लड़ो। जब ये बात तय हो गई कि भाजपा बेईमानी करती है, प्रशासनिक अपनी पूरी ताकत लगा देती है, पूरा प्रशासन लग जाता है भाजपा को जिताने का, तो उनका तर्क ये था कि भाई जब बड़ा चुनाव होता है जैसे लोकसभा, विधानसभा, तो इतने बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी बेईमानी की नहीं हो सकती है। और जैसे उपचुनाव हुआ या पंचायत चुनाव हुआ, उसमें तो पूरा प्रशासन का होता है। तो जब विपक्ष का नेता ये कह रहा है, अगर उनकी बात ये मानी जाए तो इसकी टेस्टिंग नहीं की जा सकती है, सैंपलिंग नहीं की जा सकती है कि जनता का क्या माहौल है। लेकिन कोई भी इस तर्क को पूरी तरह से नहीं मानेगा अखिलेश यादव की, और जरूर उसकी टेस्टिंग होगी, माहौल पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। 2-3 चीजें हैं नजर आएंगी उभर के। जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने उठाया, एकजुट होके बड़े लेवल पे, खासतौर से उत्तर प्रदेश से, बिहार से ये मुद्दा उठा और विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना। आखिरकार मोदी सरकार को इस बात को मान लेना पड़ा कि जातीय जनगणना होना चाहिए और ये फैसला बाकायदा हो गया। इस फैसले के बाद में जातीय जनगणना होगी, इसका फायदा क्या मोदी सरकार को मिलेगा या विपक्ष को मिलेगा जिसने ये मुद्दा उठाया,
जिसने इस मुद्दे का दबाव सत्ता पक्ष पे बनाया और सत्ता को अंतोगतवा ये फैसला करना पड़ा, क्योंकि जो इस तरह के चुनाव होते हैं वहां कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के जो होते हैं यहाँ जाति हावी रहती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो ये एक असर होगा। ये स्थानीय चुनाव है, छोटे चुनाव है, इसमें स्थानीय मुद्दे होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी कभी कभी एक छोटे छोटे चुनाव में असर कर जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका पूरे देश में असर है, गली गली में, गांव गांव में, पंचायत पंचायत उसका असर है। ऑपरेशन सिंदूर को मोदी सरकार की उपलब्धि मान रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब, सेना ने तो शौर्यता दिखाई, हम जीते भी, हमने आतंकवादियों को सबक भी सिखा दिया, लेकिन मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव में जो जिस तरीके से युद्ध विराम कर दिया, उससे हमारा कहीं ना कहीं हमारी ताकत को दबाया गया है। तो दो पक्ष हैं, दो तरह की जनता है, उसका भी असर दिखेगा। बाकी स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, वो नजर आना चाहिए, खासतौर से इस तरह के चुनाव में, खासतौर से किसानों के मुद्दे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां तमाम समस्याएं हैं, कुछ नहीं है। उनके नेताओं के साथ जिस तरीके उनको धमकियां दी जा रही हैं, तमाम इस तरह के कुछ लोग जेल जा रहे हैं, कुछ लोग आपराधिक बयान देने के बाद भी उनको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा है। चुनाव कोई भी हो, जनता से जुड़ा होता है, और मुझे लगता है कि उन चुनाव में भी ये सारी चीजें समझ में आएंगी, और हो सकता है कि ये विपक्ष के फेवर में हो, और ये भी हो सकता है कि सत्ता के फेवर में हो। तमाम चीजें उभर के सामने आएंगी, और मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि ये मान के बैठ जाना चाहिए कि ये चुनाव सत्ता का होता है, जनता का इसमें कोई रोल ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है चुनाव होता है, और जनता के मूड को भापना चाहिए, और भापा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है, और लोकतंत्र की ताकत भी यही है कि सत्तारूढ़ दल को कई 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 बार पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जनता ने स्वाद चखाया है हार का। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या तस्वीर निकलने वाली है, चर्चा हम ये कर रहे हैं। और जनता जो है वो बड़ी इस मामले में चतुर भी होती है, वो पहले से अपने पत्ते खोलती नहीं है। बहुत चुनावों में जनता ने वो कर दिखाया जो अपेक्षित नहीं था, लोगों ने कम से कम सोचा नहीं था, ऐसा बहुत बार हुआ है। और इसीलिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हम ना एक तरह से पूरे देश और दुनिया में, मतलब दुनिया में इसकी चर्चा होती है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, सवाल ये है कि इस वक्त जिस तरह का माहौल है पंचायत चुनाव में, निश्चित रूप से वहां पार्टीगत कैंडिडेट्स नहीं होते, लेकिन पार्टी की ताकत कैंडिडेट्स जो भी खड़े उनके आसपास होती है, और वही तय करती है कि किसको पंच सरपंच बनना है और किस तरह से इस चुनाव में आगे अपने जनाधार को बढ़ाना है। हर पार्टी बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पर कितनी तैयार है इस वक्त, डॉक्टर सुधा मिश्रा? जी मीना जी, जाहिर सी बात है, देश का जो इस समय चित्र है विश्व पटल पे और हम सबके दिमाग में जो पटल पे चल रहा है, 30-31 दिन हो चुके हैं, हमारे देश पे न जाने कैसे कुछ घुस आते हैं आतंकवादी और हमारे निर्दोष उन लोगों की हत्या कर देते हैं जो इस देश के लोग थे। जिस देश में नेता का, अगर आप देख रहे हैं, आपके साथ में एक चित्र चल रहा है जिसमें सुरक्षा बल की कहीं कमी नहीं दिख रही होगी, लेकिन घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक भी कोई सुरक्षा बल नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया और इन प्रश्नों का उत्तर दिया भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इस देश में सब कुछ चलता रहेगा। चुनाव भी आएंगे, चुनाव भी होगा, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव है, वो चलते रहेंगे, क्योंकि चुनाव चलना इस देश की राजनीति का अभिन्न अंग है। ये जनता ने मान लिया है, और जनता भी, चूंकि रोज रोज बातें ही होती हैं, नवेद भाई इस बात को मानेंगे कि हम कहते हैं, बहुत बहुत खुश हुए कहते हैं कि एक पार्टी ऐसी है जो 24/7 चुनाव में रहती है। हम कभी शान से ये नहीं कह पाते कि हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए 24/7 लगी रहती है, ऐसा शायद हम कभी कह नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, एक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ सेना के नाम पे, शहादत के नाम पे, लोगों के नाम पे चुनावी रैलियों में बटोरना और चुनाव में उसको जीत में तब्दील करना जान गई है। वो जानती है कैसे खेलना है और कैसे खेल के इस देश की जनता को भरमाना है और भ्रम में रखना है। सिंदूर मेरे रगों में दौड़ रहा है। मीना जी, आप भी जानती हैं, हिंदू धर्म से आप भी आती है, शायद मैं भी आती हूँ। सिंदूर अगर पारा लगा हुआ हो, कोई खा ले तो जहर का काम करता है। वो सिर्फ हमारी मान मर्यादा और हमारे मस्तिष्क में चमकता हुआ वो सितारा है जिसको हम सजाना चाहते हैं, लेकिन रगों में बहता है। हमने पहली बार चुना कि कोई इस देश में व्यक्ति बैठ के सिंदूर अपने रगों में बहा रहा है।
अरे कम से कम सियासत में ये ना भूला जाए कि आप जिस सिंदूर की बात कर रहे हैं वो हमारी प्रतिष्ठा और मर्यादा की बात है। मस्तक पे धारण करते हैं उसको, रगों में हम नहीं, उसको हम प्रतिष्ठित रूप में एक सिंबॉलिक रूप मानते हैं। लेकिन भाई देश के प्रधानमंत्री है, कभी वो वर्दी पहन लेंगे, कभी कुछ पहन लेंगे और चुनावी रैली में लटक जाएंगे और कहेंगे प्रधानमंत्री जी उस ड्रेस में आएंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे और हमसे कहेंगे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे क्या बात करते हैं भाई, आपने बकायदा सेना का यूनिफॉर्म पहन रखा है, हर जगह पोस्टर लगी हुई है, आप रेलवे के टिकट पे चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति खरीदता है, उस टिकट पे आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चुनाव चल रहे हैं और आप कहेंगे ना राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्षी दलों को इस समय देश के साथ होना चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री हमारे देश के गार्जियन है, आप भी मानती, मैं भी मानती हूँ, जितने प्रधानमंत्री आपके होंगे बाकी लोगों के होते हैं हमारे ये प्रधानमंत्री। लेकिन इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो सिर्फ भाजपाइयों और अपने लोगों के लिए काम करता है, बाकी लोग उनके लिए कुछ नहीं है। ये इस देश ने देखा है। तो जनता जो गांव से जुड़ी हुई, जहां हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनावों की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं मीना जी सबसे कठिन आज का चुनाव जो हो गया है वो प्रधान का चुनाव है, क्योंकि मैं गांव से जुड़ी हुई, सबसे कठिन चुनाव, क्योंकि वहां पे जो गांव के लोग बैठे होते हैं उनके दिमाग में, जहन में जो हम डाल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, वो उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपने शिक्षा छीन के, आपने देखा होगा विशाल मेगा मार्ट के सुरक्षा बलों की भर्ती को जिस तरह प्रमोट दिखाया गया, इस देश के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए। भाई सुरक्षा बल है, लेकिन इस देश में सिर्फ सुरक्षा बल सिक्योरिटी वाले ही नहीं होने चाहिए। इस देश में बच्चों को हर एक जगह पे करियर बनाने के लिए ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, इस देश में वो भी किस तरह दिखाया जा रहा है और क्यों करना है तुमको नौकरी। तो गांव के बच्चों में जिस तरह बेरोजगारी, सेना के नाम पे जो हम लोग सुबह दौड़ देखते थे, मीना जी मैं तो गांव से आती हूँ, सुबह बच्चे 4 बजे उठ के जो दौड़ते थे उस खेत से उस खेत और बनाते थे कि वो सेना में भर्ती होंगे, वो आप पिछले 4-5 सालों में बच्चों को दौड़ते हुए नहीं पाएंगे। वो खत्म हो चुका है, वो कहीं दिखेगा ही नहीं। नवेद भाई अगर सच में इस बात को कहीं, क्यों जानते हैं, बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बच्चों को दौड़ते हुए देखा होगा, क्योंकि सेना में भर्ती का मोह खत्म कर दिया इस देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस मोह को ही खत्म कर दिया। जो लोगों में गर्व का पल था कि हमें सेना में भर्ती होना है, मोह खत्म कर दिया गया, सेना की संख्या घटा दी गई और उसका इफेक्ट गांव पे ही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की वो लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए रोजी रोटी थी, उत्तराखंड के गांव के हर एक घर में एक व्यक्ति आर्मी से होता था, और आप जाके देख के आइए आज जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, वहां गांव में 1-2 सैनिक बचे हुए हैं। तो जो न्याय पंचायतों के चुनाव में अगर ये मुद्दे बनते हैं तो सच में सच्चाई की परत उधेड़ने वाले होंगे, और ये बनने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ गलतियां उजागर हो तो गलतियां दूर हो। अगर किसी सरकार ने कोई गलती की हो तो उसको दूर करके अच्छी चीजें की जाए। इस देश में क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने सब कुछ खराब किया था, हम उससे ज्यादा खराब करेंगे। अरे भाई कांग्रेस ने खराब किया था, कांग्रेस डॉक्टर सुधा, आपकी जितनी बात है उस बात से एक समझ में जो तस्वीर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की, वो ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा कर नहीं रही है, और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार या सत्तारूढ़ दल जी। एक चीज जोड़ना चाहूंगी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ट्वीट निकाला था शिक्षकों की भर्ती के लिए, मीना जी 4 घंटे के अंदर वो डिलीट हो गया। जी आपने बताया, दोबारा आप बता रही, मैं हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे पैनलिस्ट से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं, या पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पैनलिस्ट जिस तरह से इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा के मुताबिक मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मुद्दे बहुत ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे हैं जिन पर सरकार काम नहीं कर रही है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो। लेकिन क्या चुनाव इस देश में मुद्दों पर आधारित होते हैं? जहां से आमिर साबरी जी ने शुरुआत की थी वहीं पर वापस बात आकर डॉक्टर सुधा मिश्रा ने रखी है। आमिर जी, मुद्दों पर चुनाव अगर होते हैं तो आपकी चिंता और परेशानी बढ़ सकती है, आपको लगता है ऐसा? मीना जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने 100 बातों में 98 बातें तो माननीय मोदी जी पे ही रख दी हैं, चुनाव पर चर्चा ही नहीं की है। जिस पर डिबेट हो रही है स्थानीय चुनाव को लेकर के,
लेकिन उन्होंने मोदी जी और सरकार को घुमाते फिराते करके आ गई। और फिर क्योंकि देखिए इनकी कोई तैयारी तो है नहीं। बड़ा सवाल देखिए ये है, तैयारी भाई जो चुनाव तैयार वो ठीक है, सिंदूर के नाम पर, सेना के नाम पर, या झूठ, बल्कि राजनीति में मीना जी ये मान लिया है, सब मानते हैं इस बात के लिए, कोई चैनल पर डिबेट में कोई छुपी लुकी बात नहीं रही है कि राजनीति में लोग झूठ बोलते हैं, मान लेते हैं, बोलते हैं, बड़ी तादाद में बोलते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी अपनी तैयारी क्या है। अभी हमारे सपा प्रवक्ता कह रहे थे 21 का इन्होंने हवाले दिए बहुत सारे। अरे 21 में ही अपने प्रत्याशी नहीं रोक पाए जीते हुए, सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए दूसरे पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, अपने भी गरेबान में कम से कम झांक लिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होगा। इनके तमाम प्रत्याशी जिला पंचायत के सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष, हद ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय मंत्री जी हुआ करते थे उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में चली गई जिला अध्यक्ष बनने के लिए पंचायत का। ये मैं फरुखाबाद की बात बता रहा हूँ, कन्नौज समझ लीजिए, मैनपुरी समझिए, तमाम क्षेत्र जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाते हैं वहां के सपा के जीते हुए लोग भाजपा में चले गए। तो देखिए अपने तो आप रोक नहीं पाए, दूसरों पे लांछन लगा रहे हैं। यही कमोबेश हाल हमारी कांग्रेस प्रवक्ता का रहा है, मेरी बहन डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का, कि ये घुमा के फिरा के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पिल्लाम, मोदी पिल्लाम। अरे भाई आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आप बोलने का वक्त दीजिएगा। मैंने क्लियर कहा कि मेरा स्टैंड ये है कि मैं सीधे सीधे चुनाव लड़ूंगा। अगर समझौते में हम सरकार में एनडीए गठबंधन का हम एक हिस्सा हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में हम इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरी तैयारी है, आपकी कितनी तैयारी है आपने को नहीं बताई। आप मोदी जी का सिंधु, मोदी जी का लहू, सब में आप आमिर जी की खूबसूरती देखिए कि वो साफ साफ कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि राजनीति में सच झूठ तो चलता रहता है। मुद्दे की बात जो है, काम की बात जो है, वो चुनाव में आप जीत कैसे हासिल करते हैं और चुनाव में जीतने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। उनकी तैयारी पूरी है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, उनकी तैयारी के सामने आपकी कितनी तैयारी है? सवाल सिर्फ यही है चुनाव में। देखिए आरएलडी के साथी कुछ तो सही कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं लोग। दूसरी बात ये आरोप लगा रहे थे हमारे साथी जो हमारे समर्थन से या हमारे पार्टी के जीत के आए थे, वो चले गए दूसरों दलों में। तो मैं पहले कह के आया हूं, वो उसी तरह चले गए जैसे आप हमारे साथ लड़ करके सदन में पहुंचे और आपके नेता जो है चले गए। तो किस लिए चले गए तो उनसे पूछ लीजिएगा, वही शर्तें जो है जो और लोग गए उन पर भी लागू होती है। तो उस पर कोई उसका जवाब वार प्रतिवार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी जी हमारे साथ लड़े थे और पंचायत चुनाव भी हमारे साथ थे। इनकी जो कुछ सीटें थी, इनके प्रवक्ता इनसे लोगों ने इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि गठबंधन हमारा 35 सीटें जीतेगा पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के, और वहां 76 जीती थी। अब आगे क्या हुआ उसको उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। 2021 के चुनाव में जो 75 जिलों में 3050 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे डॉक्टर मीना जी, जिसमें बीजेपी समर्थित केवल 23% सीटें जीत पाई थी। बीजेपी और बीजेपी समर्थित मिलकर के 23% सीटें। अब आगे क्या हुआ, कहां गए वो लोग? जो जाते हैं चले आते हैं वो सत्ता के साथ, और किस तरह जाते हैं अभी नावेद जी बता रहे थे। एक जो नावेद जी सवाल उठा रहे थे कि अगर इतना जो आरोप है तो फिर चुनाव न लड़े। देखिए डेमोक्रेसी में चुनाव वो नहीं लड़ता जिसका पूरी तरह भरोसा मर जाता है। लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी अपने भारत के संविधान पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा करती है। कहीं गलत होगा हम आवाज उठाते हैं, आरोप लगाएंगे। निर्वाचन आयोग निष्क्रिय, उस पर आरोप लगाएंगे। संवैधानिक संस्थाएं अगर संज्ञान नहीं ले रही, उस पर आरोप लगाएंगे। लेकिन जनता के बीच में है, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के सारे चुनाव लड़ेंगे। और जनता दिखाती है, ये सही है कि आम चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति हुई 24 में आपने देखा। उसके पहले उपचुनाव में क्या किया, उसके बाद के उपचुनाव में क्या हुआ, जिला पंचायत अध्यक्षों के, ब्लॉक प्रमुखों चुनाव में क्या हुआ, उसका आम जनता पर असर नहीं पड़ा। हाँ, अगर आप वोट जो है जबरन लेते हैं, खींचते हैं, तो उसका बल्कि निगेटिव प्रभाव पड़ता है। बाकी जो हमारे जो मुद्दे हैं, ज्यादातर मुद्दों को हमारी बहन सुधा जी ने टच किया, वो सारे मुद्दे हैं। मैं सच में उत्तर प्रदेश से रहता हूँ, अवध क्षेत्र का हूँ। हम लोगों के यहाँ बचपन से देखा है, प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में जो कम संसाधनों वाले विद्यालय हैं, बच्चे हाई स्कूल इंटर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उनका सीधा एम होता था कि हम सेना में जाएंगे। और हर गांव से 10-20 से लेके 50-100 लड़कों तक रोज सुबह 4 बजे सो के उठ करके आसपास अगर कोई स्कूल, उसके मैदानों में, नहर की पटरियों पे, सड़क की पटरियों पर वो दौड़ते थे, स्पीड निकालते थे और स्वयंभू
उस एक दो गांव के बीच में एक दो इंस्ट्रक्टर तैयार हो जाते थे जो आर्मी के बच्चों को कि टाइमिंग कितने देर में कितना दौड़ पूरी करना है, उनका फिजिकल क्या होगा, चेस्ट क्या होगा, कितना उनके अंदर तेजी चाहिए, खान पान क्या होगा, वो खुद करते थे। ये चीजें लुप्तप्राय हो गई, ये जो स्थिति हो गई गायब हो गया है। अब चूंकि उनके अंदर जब सेना की भर्ती बंद हो गई तो सारी चीजें खत्म हो गई। जो फिजिकली भी फिट रहते थे सेना में जाने के लिए, एक उनके पास टारगेट होता था जिसमें न साधन की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, न ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी, न कहीं कोचिंग और वो करने की जरूरत थी। ये बड़ी गंभीर बात है। और दूसरी बात जो अभी मैंने पहले शुरुआत में अपने कहा था कि नौकरी देना नहीं चाहती, तो जो बुनियादी मुद्दे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, डॉक्टर सुधा जी की बातों ने जो मुद्दे उठाया है वो सारे मुद्दे पर ये चुनाव कितना लड़ा जाएगा, स्थानीय मुद्दे इसमें कितने हावी होंगे, क्योंकि ये पंचायतों के चुनाव में तो लोकल इश्यूज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक और मेजर इशू था मीना जी, एक और मेजर इशू था पिछले उपचुनाव में, पिछले पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में, हालांकि विधानसभा में इन्होंने किया था, लेकिन पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम बल्क में गायब हो गए थे। क्योंकि स्थानीय स्तर पर बूथ पन्ना प्रभारी से लेकर के जो लोग थे इनवाल्व, वो स्थानीय लेवल पर कौन किसके मतदाता है नहीं है, वो बड़े पैमाने पर उसमें मतदाता सूची में वैंगलिंग की गई थी। इसलिए हम लोग मांग भी कर रहे थे कि वन नेशन की बात करते हैं तो वन इलेक्शन, वन वोटर लिस्ट होनी चाहिए, वन वोटर लिस्ट। और उम्मीद है निर्वाचन आयोग इस पर काम करेगा कि पूरे देश की एक वोटर लिस्ट हो, उसी वोटर लिस्ट सारे चुनाव हो, उसमें किसी को काटने की, घटाने बढ़ाने की गुंजाइश न ये हो। जो परेशानी है आपके सामने, ये जो चुनौती है, इसकी जो आपको शक है और इसकी जो आशंका है, इससे बचने के लिए ही आपकी तैयारी महत्वपूर्ण होगी कि आप इसके लिए हम लोग तैयार होते हैं, विपक्ष कितना तैयार होता है। इसीलिए तो आमिर साबरी जी ने कहा कि हमारी तैयारी है, आपकी तैयारी कितनी है। हमारी तो तैयारी में बता रहा हूँ मीना जी, हम लगातार, नावेद जी के पास जा रही हूँ, आप तैयारी एक सेकंड में, मेरी तैयारी भी अगर आप जानना चाहें, हम लोग नावेद जी इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल और गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन, ये जो दोनों के अलावा बीएसपी इस वक्त बड़ी सक्रियता दिखा रही है। बीएसपी की क्या भूमिका होगी, और चंद्रशेखर भी कोई इस चुनाव में कहीं अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे? क्या वो दिख रहे हैं ऐसे प्रयास करते हुए? देखिए, ये विपक्षी दल जितने भी हैं उनके लिए मुझे लगता है कि एक तो इंडिया गठबंधन जिसको कहा जाता है, उनकी आपसी क्या यूनिटी है, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितना मौका देती है, क्या बसपा भी इस चुनाव में अपने संगठन को बेहतर बनाने के लिए, अपने को हाशिए से बाहर लाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जोश पैदा करने के लिए क्या चुनाव में कितना उतरती है, चंद्रशेखर की क्या भूमिका होती है, उसकी भूमिका विपक्ष के लिए कितनी घातक होती है या फायदेमंद होती है, बहुत सारे समीकरण सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव हो, किसी को हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। जैसे पिछला चुनाव था, बड़ा चुनाव था, कई सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं लड़ी, सारी चीजें उसने समाजवादी पार्टी के ऊपर छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक सीट देना भी लायक नहीं समझा। इस तरीके से क्या होता है कि संगठन डूबने लगता है, कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो जाता है, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई दल इतना मजबूत हो कि हर चुनाव जीते या ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल ले, लेकिन चुनाव में सहभागिता, लोकतांत्रिक के जो हमारी व्यवस्था है उसमें चुनाव में सहभागिता ही बड़ा योगदान, एक बड़ा अनुष्ठान होता है ये। इसमें क्या होता है कि हमें अपनी तैयारी के बारे में पता चलता है, हम जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि इस चुनाव में बसपा चुनाव लड़ेगी, चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ेंगे कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीटों पे। और ये देखना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोई गुंजाइश छोड़ती है क्या नहीं। आपके साथ में सपा ने एक नया रिश्ता पैदा किया था जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, आपका भी बड़ा इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए चुनावी छोटे छोटे चुनाव में उतरने का एक माहौल पैदा किया, उसमें कुछ सफलता भी आपने पाई थी। आपके साथ में विपक्षी जो एक खेमा है उसकी क्या भूमिका रहती है, बहुत सारी तस्वीरें सामने आएंगी। मुख्य बात यह है कि इस चुनाव में ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है
उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जनता क्या कितना खुश है उससे। भाई एंटी इनकम्बेंसी तो होगी केंद्र में, 10 साल से अधिक सरकार हो गई, 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार हो गई, और अब ये नहीं चलेगा कि नेहरू जी ने ये किया था और मुलायम सिंह ये करके चले गए थे और साहब मायावती ने तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय के बाद आप पिछली सरकारों की आलोचना करके जनता से वोट नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात 10 साल के चुनाव की एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरी बात पिछले पंचायत चुनाव में जिस तरह का इतिहास रहा है, जिस तरह के सत्तारूढ़ दल के द्वारा प्रयास किए गए और विपक्ष को जितनी सफलता मिली। तीसरी बात के साथ साथ चौथी बात ये कि बीएसपी भी अब अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयासों में जुटी हुई है। विपक्ष मुद्दों की बात कर रहा है और सत्ता पक्ष चुनावी तैयारी की बात कर रहा है। अब 365 दिन जो दल चुनावी तैयारियों में है, निश्चित रूप से वो आपकी तैयारी पूछेगा और विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंचायत चुनाव अभी दूर है, लेकिन तैयारियों को लेकर सत्तारूढ़ दल जो है वो सतर्क है। विपक्ष मुद्दों की बात कर रहा है। स्थानीय स्तर पर मुद्दे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हर ब्लॉक में, हर पंचायत में अलग मुद्दे हैं, इसलिए वहां पर दलगत राजनीति से भी कहीं ज्यादा प्रभावी कैंडिडेट होता है, जिस कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाता है। ऐसे में दोनों प्रमुख दल या दोनों प्रमुख जो राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन है, मतलब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, इन दोनों में से कौन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में स्थानीय जनता को साथ लेने में कामयाब रहती है, उसी से पंचायत चुनाव की रणनीति स्पष्ट और साफ होगी। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव तक की जो यात्रा है उसमें जितने प्रकरण आएंगे हम आपके साथ साझा करते रहें। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।